जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। मैं सुनील वर्मा आपका स्वागत करता हूं रिजल्ट मित्रा प्लेटफॉर्म पर। आप सभी को गुड मॉर्निंग, आप सभी को गुड मॉर्निंग। प्लीज मुझे एक बार कंफर्म कर दीजिए, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? एक बार प्लीज बता दी। एक साल का समय लगेगा बच्चे, 1 साल का बैच है ये, है ना। इतना समझाने के बावजूद भी आप लोगों का अप्रोच खत्म खत्म करने का होता है, कुछ नहीं होगा। फिर ये बातें बाद में आपको याद आएंगी, अरे हम बात समझ लिए होते। ऑल क्लियर? कैसे हैं सब लोग? माफी चाहता हूं कि क्लास लाइट जाने की वजह से रुक गई थी। इसी वजह से देखिए दूसरे स्टूडियो आना पड़ा है। आप लोगों के लिए तो बड़ा आसान रहा होगा कि कोई बात नहीं सर, क्लास खत्म हो गई, हम कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों के लिए बड़ा कठिन हो जाता है ना। सब लोग आ गए? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। चलिए, चलिए। तो कितने लोग थे सुबह वाली क्लास में, एक बार बता दें। कितने लोग थे सुबह वाली क्लास में? रुखसर जी, नोटिफिकेशन हमारे हाथ में नहीं होता है। नोटिफिकेशन, है ना, किसी को जा पाता, किसी को नहीं जा पाता, तो हम लोग डिसाइड नहीं करते हैं कि किसको भेजना है, किसको नहीं। वो टेक्नोलॉजी अपने आप काम करते हैं। चलो, तो जो लोग सुबह थे मैं माफी चाहता हूँ। बहुत से लोग नहीं थे। चलिए, कोई बात नहीं। जो पहली वाली क्लास थी उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कोई बात पूरी हो नहीं पाई थी, तो उसको हटाना पड़ेगा। इसलिए मैं इस क्लास को पूरा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। लाइव भी हूँ, है ना। तो ये पूरी क्लास को हम लोग रखते हैं। चले, चलो, ओके। चलो, ठीक है। तो पहले टॉपिक पे बनते हैं, बातचीत बाद में करेंगे। तो आज से हम ज्योग्राफी एनसीईआरटी की, एक सेकेंड दीजिएगा। तो आज से हम लोग ज्योग्राफी एनसीईआरटी की एक नई जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम एक ऐसी एनसीईआरटी पढ़ने जा रहे हैं जिसको लेकर एकदम सर्वसम्मति है। सर्वसम्मति क्या है? कि ये ऐसी एनसीईआरटी है जिसको आपने पढ़ लिया तो लगभग ज्योग्राफी के 40% है ना, प्रीलिम्स के क्वेश्चन आपके यहीं से बन जाएंगे। अर्थात ज्योग्राफी आप कितने अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं, ये इस पर डिपेंड करता है कि आप इस एनसीईआरटी को समझ पाए हैं कि नहीं। इस एनसीईआरटी का टाइटल है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। अब प्रश्न आएगा कि आखिर ये भौतिक भूगोल क्या होता है? तो भौतिक भूगोल का मतलब ये है, ये हमारी पृथ्वी, इस पृथ्वी पर और इस पृथ्वी के अंदर जो कुछ घटनाएं हो रही हैं, जैसे हम देखते हैं पर्वत पठार का निर्माण होना, जैसे हम देखते हैं सागर महासागरों का पाया जाना, उनमें कई तरह की गतिविधि होना। ठीक इसी तरह से हम देखते हैं कि हमारी जो जलवायु है उसमें मौसम जलवायु जैसी घटनाओं का होना, इस सब क्या है, भौतिक भूगोल के पार्ट है। तो हम इस भौतिक भूगोल के सिद्धांत में जो समझने वाले हैं वह क्या है, मूल सिद्धांत। एक सेकंड दीजिएगा। इसका मतलब है कि यहां पर
जो हमारा मेन भूगोल है, जिसको हम कॉन्सेप्चुअल भूगोल कहते हैं, वो दरअसल यही है। भौतिक भूगोल क्या है? एक तरह का पूरा कॉन्सेप्ट वाला पार्ट, और इस कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए बहुत से सिद्धांत दिए गए हैं। और अगर हमने इन सिद्धांत, इन नियमों को पढ़ लिया, तो समझ जाइएगा ज्योग्राफी पर आपकी पकड़ बहुत मजबूत हो चुकी है ना। तो हम क्या करेंगे, यहां पर ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये भौतिक भूगोल में जो सिद्धांत हैं वो किससे जुड़े हुए हैं। तो भौतिक भूगोल के जो सिद्धांत हैं, उनका जो संबंध है वो कुछ चैप्टरों से है। पहले मैं आपको इनके चैप्टर दिखा देता हूं, तब मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। यहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास इस एनसीईआरटी की विषय सूची है, और विषय सूची ये बताती है कि आखिर एनसीईआरटी किस क्रम में कहां पर आगे बढ़ेगी। यहां पर हम देखेंगे तो भूगोल, पहला जो यूनिट है, इसमें भूगोल एक विषय के रूप में बताया गया है। भूगोल को एक विषय के रूप में बताया गया है, ये हमें नहीं पढ़ना। ये जिनको ज्योग्राफी ऑप्शनल रखना होगा वो भी इसको बाद में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो जानकारियां दी गई हैं वो बहुत अपर्याप्त है। यह बस चैप्टर इसलिए लिखा गया है कि ताकि कोई क्लास 11th में पढ़ने वाला बच्चा है ना, ये समझ सके कि आखिर ये भूगोल जो है वो क्या क्या है। जैसे हम कहते हैं भौतिक भूगोल है, हम कहेंगे जैविक भूगोल है। जैविक भूगोल में जीवों का भूगोल हम डिस्कस करते हैं। जीवों का भूगोल का मतलब ये है कि कहाँ पर जीवन कैसे पाया जाता है। इसी तरह से इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी है, इसी तरह से अर्बन ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी के बहुत से पार्ट्स हैं, तो वह सब चीजें हमें यहाँ पर जानने की जरूरत नहीं है। यह जो पूरा चैप्टर है 5 से 6 पेज का, इससे आज तक ना तो कभी प्रश्न आया है, ना कभी आ सकता है कि आपसे ये पूछा जाए कि भूगोल एक विषय के रूप में। ऐसे तो हर विषय का फिर पढ़ना होगा कि हमें समाजशास्त्र एक विषय के रूप में, है ना, राजनीतिक शास्त्र एक सब विषय के रूप में, तो ये हमें पढ़ना नहीं होता है। इसीलिए जो हमारी पढ़ाई स्टार्ट होगी वह होगी यूनिट सेकेंड से, और यूनिट जो सेकेंड है इसका टाइटल है पृथ्वी। तो हम यहाँ पर पृथ्वी के विषय में जानने और समझने का प्रयास करेंगे। पृथ्वी के विषय में जब जानने और समझने का प्रयास करेंगे तो हम देखेंगे कि आखिर पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई और विकास कैसे हुआ। उत्पत्ति का मतलब है निर्माण होना। जैसे एक बच्चे का जन्म होता है, तो जन्म क्या है? वो प्रारंभिक अवस्था, फिर उसका क्या होता है? विकास होता है। ठीक इसी तरह से इस पृथ्वी की कोई उत्पत्ति हुई होगी और धीरे धीरे विकास हुआ होगा, उसको हम पहले, सबसे पहला हमारा चैप्टर होगा। फिर इसके बाद हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पढ़ेंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद महासागरों और महाद्वीपों के वितरण को समझेंगे। अब आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो ज्योग्राफी में पढ़ चुके होंगे सभी चीजें। आप में से जो जीएस के स्टूडेंट होंगे, मैं उनको बताऊंगा कि उनको समय कैसे बचाना है। मैं उनको कहूंगा कि जो सेकेंड वाला चैप्टर है वो ना पढ़ें, यहाँ पर उनको नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक संरचना मैं वहां पे करवा चुका हूं। तो मैं बीच बीच में आपको बताता चलूंगा कि आप जो लोग जीएस बैच वाले हैं वो कौन कौन से चैप्टर को छोड़ते चले, क्योंकि यहां पर बहुत कम जानकारी होगी जो जानकारी हमने वहां पर दी। ठीक इसी तरह से आगे हम पढ़ेंगे भू आकृतियां अर्थात लैंडफॉर्म। तो लैंडफॉर्म देखेंगे कि क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, ये भी उनको नहीं पढ़ना है। तो दरअसल यह यूनिट जो थर्ड है, जो हमारे जीएस बैच के स्टूडेंट हैं वो पूरा इसको छोड़ देंगे। तो देखिए उनका क्या होगा, समय बच जाएगा। तो एक लोग कह रहे हैं तब जाएं सर जी। अरे नहीं बच्चे, ये तो हमें पढ़ना है ना, पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास तो सबको पढ़ना है। ये हमने कहाँ पढ़ाया? जो नहीं पढ़वाया है उसको तो पढ़ोगे। ठीक है, तो यह जो यूनिट थर्ड है, इसको पूरा जो जीएस बैच वाले स्टूडेंट है उसको छोड़ देंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे जलवायु। तो जलवायु वाला ये जो सेगमेंट है, इसको भी जीएस बैच के स्टूडेंट पूरा छोड़ देंगे। जीएस बैच के जो स्टूडेंट पूरा छोड़ देंगे। जिनके पास सिर्फ एनसीईआरटी बैच है वो धूमधाम से बहुत अच्छे से यहां पर पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए अगला जो है ना, अगला जो यूनिट है ये है महासागरों के विषय में। ये है महासागरों के विषय में। तो महासागरों के विषय में ये जो टॉपिक है, इसको भी क्या करेंगे, जीएस बैच वाले स्टूडेंट छोड़ देंगे।
और पृथ्वी पर जीवन फिर इसको वो लोग कर लेंगे, पृथ्वी पर जो जीवन है इसको वो लोग मेरे साथ करेंगे। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई? हाँ, अगर कोई पढ़ना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, ये बताएगा कि हाँ ठीक, अच्छी चीज है। तो देखिए, ये हमारा पहला चैप्टर है, भूगोल एक विषय के रूप में, कि आखिर भूगोल का विकास कैसे हुआ, इसकी ब्रांचेस कैसी हैं, इनका हमारे पूरे स्टडी से और जीएस के सेगमेंट से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। भूगोल एक विषय के रूप में, ठीक है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम इस चैप्टर को करेंगे स्किप। आज भी मैं कह रहा हूं, मैं पहले ही बता चुका हूं, इससे कभी प्रश्न नहीं तो आया है, ना कभी आएगा, क्योंकि ये है ही नहीं, ये हमारे लिए है ही नहीं। ये उन बच्चों के लिए लिखा गया है जो आगे चलकर ज्योग्राफी में स्टडी करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन वगैरह करना चाहते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि उनका विषय कहां से है। अब हमारी जो जर्नी स्टार्ट होगी वह स्टार्ट होगी यहां से। ये हमारा पृथ्वी के विषय में हमारी जो स्टडी है, यूनिट सेकेंड, यहां से हम लोग पढ़ना चालू करेंगे। ठीक है, चलिए आइए। तो अब हमारी जर्नी हम यहीं से स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमें बात करना है अपनी पृथ्वी के विषय में। यह वही पृथ्वी जिस पर क्या है, जीवन, जिस पर क्या है, जीवन है। यह वही पृथ्वी जिसका जो वायुमंडल है वह ऐसा है जो अन्य प्लेनेट का नहीं है। यह वही पृथ्वी है जहां पर स्वच्छ जल है, स्वच्छ जल है। यह वही पृथ्वी है जिस पर हम कृषि कार्य करते हैं। यह वही पृथ्वी है जिस पर मानवीय सभ्यता है, मानवीय सभ्यता है। यह वही पृथ्वी है जहां की जैव विविधता, जहां की जैव विविधता अर्थात जीवों में विविधता अभी तक क्या है, सर्वाधिक है। यह वही पृथ्वी है जिसकी उत्पत्ति को लेकर आज तक हमारे पास बहुत एग्जैक्ट डेटा नहीं है, अर्थात ये पृथ्वी कब बनी और कैसे बनी, इसको लेकर कई तरह के हम अनुमान लगाते आए हैं। तो हमारा जो चैप्टर है हम उसमें बात करने जा रहे हैं पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में। आइए, तो अब हमारा यहां पर, ये तो हमने आपको दिखाए यूनिट का नाम, अब हम आ जाते हैं चैप्टर का नाम। तो ये हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। जैसा कि हम लोग अभी तक करते आए हैं, हम कोई भी जब चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा उस चैप्टर के टाइटल को समझने और डिकोड करने का प्रयास करते हैं। बताइए, गर्मी के समय एक काढ़ा पी पी के हमारा जीवन चल रहा है ना, और कुछ लोगों को लगता है लाइट रही होगी दूसरे वाले स्टूडियो पर, ऐसी गुरुजी ने कह दिया होगा लाइट कट के। अरे भाई, इतनी गर्मी में, वो भी दिल्ली की गर्मी में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों आता है आदमी? शंकाएं आपके दिमाग में है ना, और वही शंकाएं आप मुझ पर थोप देते हो। ठीक है, चलिए आइए। तो हम पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास के विषय में पढ़ेंगे। मैंने आपको बोला है कि मैं जब जब जो भी पढ़ाऊंगा वो बदल जाएगा, है ना। तो अभी कुछ देर पहले जब मैं लाइव था, जब लाइट कट गई थी, तो वहां पर अलग कंडीशन रही होगी, यहाँ पर अलग कंडीशन है। तो जब पढ़ाने में कुछ चेंज हो जाए तो समझ जाइएगा कि दिमाग से चीजें जब निकलती हैं तो हूबहू रटी हुई चीजें नहीं निकलती। यहाँ पर एक शब्द है पृथ्वी, जिसके विषय में हम बात करने वाले हैं, जो हमारा घर है, अर्थात जहां पर हमारा और आपका जीवन है। अभी जो पृथ्वी है इसकी उत्पत्ति कब हुई यह हमें समझना है। उत्पत्ति का मतलब क्या है कि वह क्षण, वह पल, वह समय कौन सा रहा होगा, और अर्थात कब हुई होगी और किस तरह से हुई होगी, किस तरह से हुई होगी। क्या ये जो पृथ्वी का उत्पत्ति हुई होगी ये कोई किसी क्रमिक प्रक्रिया का परिणाम रही होगी, अचानक हुई होगी, या धीरे धीरे कुछ कार्यों से होते हुए पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, आखिर कैसे हुई? जैसे हम कहते हैं
कि कोई घटना होती है, तो कुछ आकस्मिक घटनाएं होती हैं, जैसे एक्सीडेंट हो गया। आप अच्छे खासे जा रहे थे, या आप अपने ऊपर नहीं, मैं अपने ऊपर ले लेता हूं, मैं अच्छा खासा जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया। तो वह जो एक्सीडेंट है वो अचानक घटना है, लेकिन कुछ आपदाएं हम समय से धीरे धीरे खुद बुलाते रहते हैं। जैसे हमने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर दी, लेकिन सही से नहीं पढ़ रहे हैं, या यूपीएससी के अनुसार हम नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? हम अपने साथ डेली जो है कि गलत तरीके से पढ़कर अपने जीवन को क्या करेंगे? अपने कैरियर को बर्बाद करने का प्रयास करेंगे। इन दोनों ही चीजों में अंतर है। तो यहां पर हमें समझना होगा कि आखिर जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, क्या वह कोई क्रमिक प्रक्रिया थी या अचानक हुई? और क्रमिक प्रक्रिया थी या फिर अचानक हुई, तो कैसे हुई? अर्थात वो घटना कौन सी रही होगी? वह घटना कौन सी रही होगी, उसको हम समझेंगे। अब सबसे बड़ी बात है कि जब भी हम पृथ्वी की उत्पत्ति की बात करते हैं, तो कोई ऐसा मत नहीं है जिस पर सर्वसम्मति जिस पर सर्वसम्मति बन सके। अर्थात इसको लेकर कई तरह के धारणाएं हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर कई तरह के विचार हैं। जैसे अगर आप, है ना, आपके घर पर कोई पूजा पाठ करने वाला हो और आप उससे पूछेगा कि पृथ्वी कैसे बनी, तो कहेंगे कुछ नहीं, ईश्वर की कृपा थी, ईश्वर बैठे हुए थे, उन्होंने सोचा कि हमें लीला करना है, तो चलो हम एक पृथ्वी, एक गोले का निर्माण कर देते हैं। किसी और से पूछेंगे, उनके पास कोई दूसरा मत हो सकता है। तो सबके अपने अपने सोर्स हैं, और उसके आधार पर अलग अलग धारणाएं हैं और विचार हैं। अब जब इसमें जो सर्वसम्मति जब नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर, है ना, जो कोई अगर हम कहें कि क्या तिथि रही होगी, वो भी हमें कंफर्म नहीं हो पाएगा। क्या घटना रही होगी, ये भी कंफर्म नहीं हो पाएगा। और ये भी पता नहीं चल पाएगा कि आखिर किस प्रक्रिया से, है ना, हमारी पृथ्वी बनी। अब हमें ये तो पता नहीं है, लेकिन हमें पढ़ना तो पड़ेगा। हमें तो समझना है कि आखिर पृथ्वी और उत्पत्ति कैसे हुई। तो जो हमारे ये प्रश्न है कि आखिर पृथ्वी कैसे उत्पत्ति हुई होगी, और उत्पत्ति होने के बाद उसका विकास, विकास का यहाँ पर क्या मतलब है? यहाँ पर विकास चुनाव वाला नहीं है। यहाँ पर जो विकास की बात है कि आखिर आज जो हम पृथ्वी देखते हैं, आज हम जो पृथ्वी देखते हैं, और वर्तमान स्वरूप में, वर्तमान नोट करते चलिए, ये मैं जितनी चीजें नोट करवा रहा हूं सब नोट करते चलिए। वर्तमान स्वरूप में हमारी जो पृथ्वी दिखाई देती है, हमारी पृथ्वी जिस रूप में दिखती है, जिस रूप में दिखती है ना, वह वह कैसे, या वह कैसे या किन चरणों से, किन चरणों से होती हुई विकसित हुई है। जैसे आज जो आप हैं, तो आप क्या हुआ? आपका विकास हुआ, आपकी उत्पत्ति हुई, आपका जन्म हुआ। जन्म होने के बाद धीरे धीरे आपका उम्र बढ़ा, शरीर बढ़ा, दिमाग बढ़ा, तो आज आप इस कंडीशन में पहुंचे हैं। ठीक इसी तरह से हमें ये समझना है कि आखिरी पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ। अभी तक जो हम सोच पा रहे हैं, अर्थात अगर हम अपने दिमागी क्षमता को चेक करने का प्रयास करें, तो हमें बहुत कुछ खास जानकारी, एग्जैक्ट जानकारी, है ना, पता नहीं चलता है। सर रेड कलर से दिखाई नहीं दे रहा है। अरे बच्चे ऐसा मत कहो, रेड कलर से ही सबसे अच्छा दिखाई देता है। मोबाइल को पहले ऐसे करो, चैट वाला बंद करो, ऐसे करो, और थोड़ा सा रिजोल्यूशन बढ़ा कर देखिए। तो हमने क्या लिखा? आज हम जो पृथ्वी डैश, वर्तमान स्वरूप में हमारी पृथ्वी जिस रूप में दिखती है, वह कैसे या किन चरणों से होती हुई, क्या लिखा है? वह कैसे या किन चरणों से होती हुई विकसित हुई है। क्लियर? क्लियर?
चंद्र प्रकाश रॉय जी, आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, इस तरह की मानसिक कसरत यहाँ पर बैच में मत किया करो, है ना। ये जो आप बोल रहे हो उसका क्या आधार है? कोई आधार है ना। ये फालतू की बात करके यूपीएससी क्रैक नहीं होगा, जीवन मत बर्बाद करो। आपको हम कई बार पहले भी टोक चुके हैं, कई टीचर आपके विषय में बता चुके हैं, थोड़ा सा पढ़ाई कर लो। ब्लॉक किए जा चुके हो, फिर से ब्लॉक कर दिए जाओगे, दिमाग ठीक हो जाएगा। ठीक है। इस तरह के कमेंट करके क्या प्रूव करना चाहते हो? अगर इतना ही आता तो पढ़ाई छोड़ दो। क्लियर? तो हमने क्या लिखा कि आज हम जो पृथ्वी देखते हैं उसका वर्तमान स्वरूप में, जो वर्तमान स्वरूप है उसमें हमारी पृथ्वी जिस रूप में दिखती है वह कैसे ऑब्लिक किन कारणों से होती हुई विकसित आई हुई, ये हमें समझना है। ठीक है, चलिए आइए अब हम थोड़ा सा अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए, अब हमने जिज्ञासा उत्पन्न कर ली है तो इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि अगर इनसे जुड़े हुए प्रश्न, अर्थात हमारे प्रश्नों से जुड़े हुए जब चीजें यहां पर मिलेंगी तो हमेशा के लिए हमें याद हो जाएगा। जैसे हम कुछ प्रश्नों को लेकर जाएं, है ना, हम कुछ प्रश्नों को लेकर जाएं और उन प्रश्नों का कोई उत्तर दे दे तो हम क्या होता है वो जीवन में हम कभी नहीं भूलते हैं। ठीक इसी तरह से अब हमने थोड़ा सा पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर अपने दिमाग में कुछ हलचल उत्पन्न की है और उनसे जुड़ी हुई जब इंफॉर्मेशन यहां पर मिलेगी तो अपने आप चीजें क्या हो जाएंगी, दिमाग में बैठती चले जाएंगे। चलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है, ये हमने मिटा दिया। तो अब हम एनसीईआरटी एक तरफ से पढ़ना चालू करेंगे और जो जो इंपॉर्टेंट होगा वो आपको नोट करते चलना है। ध्यान कीजिए दीजिएगा कि अगर आप थोड़ा सा आलस करेंगे तो आपके लिए दिक्कत की बात है, और अगर आप अच्छे से, है ना, नोट्स बनाते हुए पढ़ेंगे तो दोबारा आपको जीवन में यह एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपके ऊपर है कि आप 10 बार पढ़कर आप इस एनसीईआरटी को भूलने के लिए तैयार हैं या एक बार पढ़कर हमेशा याद रखने के लिए तैयार हैं। बहुत से आपको ऐसे सीनियर मिल जाएंगे जो कहेंगे नहीं एनसीईआरटी का नोट्स नहीं बनाना चाहिए, अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर लो, है ना। तो जब अंडरलाइन और हाईलाइट करने की इस प्रक्रिया से गुजरोगे ना तो आप हाईलाइट हो पाओगे, हाँ, आप जो है कि डिम लाइट जरूर हो जाओगे जिसको हर व्यक्ति आकर चिढ़ाएगा। तो आइए अब जो जो इंपॉर्टेंट लगेगा मैं आपको नोट करवाते चलूंगा। अब यहां पर आए उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक जगह लेकर चलता हूं, ठीक है, एक सेकेंड दीजिएगा। ओके, यहां पर आइए, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम एक मानसिक कसरत करते हैं और इस मानसिक कसरत को थोड़ा सा समझिए, है ना। हम उस पर आएंगे जो टेक्स्ट लिखे हुए थे, हम उस पर आएंगे, ठीक है वो, ठीक है, एक सेकेंड दीजिएगा। हाँ ठीक है। तो हमने जो चैप्टर पढ़ा है वह है पृथ्वी की उत्पत्ति, है ना, हम जिसको पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब इस पृथ्वी को अगर हम देखें तो हमें रात के समय क्या होता है, लाखों करोड़ों तारे दिखाई देते हैं। आप ऐसे बैठे हुए हो, है ना, और रात में देखिएगा मौसम जब साफ हो तो आपको लाखों करोड़ों तारे दिखाई देंगे। अब इन तारों के विषय में हम पूछते हैं कि भाई ये तारे कैसे बने होंगे, क्या प्रक्रिया रही होगी, तो हमारे घर वाले कहानी सुना देते हैं, ये दादाजी हैं, ये नाना जी हैं, ये वो हैं, और हम बचपन में मान जाते थे। आज हमें क्या करना है, इनके बनने की प्रक्रिया के वैज्ञानिक पक्ष को समझना है। अर्थात अभी मैं आपकी एक क्यूरोसिटी और जो एनसीईआरटी में दिया गया कंटेंट है उससे जुड़ी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, ठीक है। तो रात में हम क्या देखते हैं, आकाश को देखते हैं तो लाखों करोड़ों तारे दिखाई देते हैं।
अगर आप इन्हें दूर से देखो, अर्थात जो ये जो तारे हमें दिखाई देते हैं ना आसमान में फैले हुए, है ना, इनको थोड़ा सा जूम आउट करके देखो तो आपको ये ऐसे दिखाई देंगे। अर्थात यह जो है कि एक पट्टी नुमा संरचना में दिखाई देंगे। ये जो शब्द बता रहा हूं ध्यान दे लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी इसका जिक्र करने वाली है, इसीलिए मैं पहले ये शब्द आपको समझा दे रहा हूं। तो जब हम अपने इन तारों को बैठकर रात में देखेंगे ना, और इनको हम और दूर करके देखें, तो हमें पता चलेगा अरे भाई ये जो आसमान है ये तो बड़ा छोटा सा हिस्सा हमको दिखाई दे रहा है आसमान का। अगर हम इसको दूर से करके देखेंगे तो ये पट्टी नुमा संरचना में तारे सब नजर आएंगे। जैसे जैसे हम लोगों ने देखा होगा दीपावली के समय हम झड़ी जो चलाते हैं, तो जब फुलझड़ी या फिर नहीं होता चक्री जब चलता है, तो जब हम पास में देखते हैं तो हमको लगता है वहां से लाइट निकल रही है, ऐसे है ना, कुछ चिंगारी निकल रही है। लेकिन जब आप उसको दूर से देखोगे तो आपको लगेगा कोई आग जैसी संरचना पट्टी में घूम रही है, आग जैसी संरचना पट्टी में घूम रही है, ये दिखाई देगा। ठीक इसी तरह से अगर हम अपने आसमान को और दूर से देखें तो हमें पता चलेगा कि हमारा जो आसमान है इसमें जो तारे हमें दिखाई दे रहे हैं वह ऐसे हैं दरअसल। और हम क्या होता है कोई छोटा सा हिस्सा देख पाते हैं, हम अपनी इस आसमान का एक बहुत छोटा सा हिस्सा, मान लो यहां तक ये वाला देख पा रहे हैं, हमारी आंखें इसी चीज को देख पा रहे हैं। तो अब यही यहाँ के जो तारे हैं वो हमें बहुत फैले हुए नजर आते हैं, हम चूंकि बहुत छोटा सा हिस्सा देख पाते हैं। आप इसीलिए तो दूरबीन से हम क्यों देखते हैं आसमान को, है ना, दूरबीन से जब हम देखते हैं तो हमें कुछ ज्यादा चीजें दिखाई देती हैं। हमारे इन आंखों की भी देखने की तो एक क्षमता है। जैसे एक कहावत आप सुनते हैं कि भैया आंखों देखी भरोसा करो, लेकिन ये आंखें ही कम देख पाती हैं, किस पर भरोसा करोगे। खैर, तो हम इस छोटे से पार्ट को देखते हैं तो हमें ये फैला हुआ नजर आता है, लेकिन अगर आप इनको दूर से देखोगे तो जो यहाँ के तारे हैं, कोई भी जो तारे हैं, ये आपको एक पट्टी नुमा संरचना में नजर आएंगे। जैसे चक्री चल रही हो तो चक्री, चलती हुई चक्री को जब आप ऐसे पास से देखते हो तो उसमें से आपको चिंगारी के कण दिखते हैं, लेकिन जब आप उनको दूर से देखोगे तो वो चिंगारी के कण की तरह नजर नहीं आएंगे। आपको लगेगा कुछ आग जैसी संरचना घूम रही है, आग जैसा ना संरचना घूमती हुई नजर आ रही है। जैसे आप, है ना, जो भी छुरछुरी बोलो, जो कुछ भी बोलो, आप ऐसे लेते हो तो आपको यहां पर पास में दिखता है कि इससे कुछ कण चलकर निकल रहा है, लेकिन जब आप ऐसे ऐसे घुमाओगे और इस चीज को कोई दूर से देखेगा तो उसको लगेगा कि ऐसी कोई चीज है, लाइट जैसी चीज है, वो घूम रही है। ठीक इसी तरह से अगर हम आसमान को दूर से देखेंगे तो ये जो तारे हैं यह एक पट्टी नुमा संरचना में हमें दिखाई देंगे, और इस पट्टी नुमा संरचना को हम बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं गैलेक्सी, हिंदी में बोलते हैं आकाशगंगा। तो अगर आपसे कोई पूछे ये गैलेक्सीज क्या है, ये आकाशगंगा क्या है, तो बता दोगे कि तारों का समूह जब हमें पट्टी नुमा संरचना में नजर आता है तो इसको हम आकाशगंगा कहते हैं। अर्थात अब ये जो आकाशगंगा है, मान लो एक पट्टी नुमा संरचना है, तो जो भी आकाशगंगा है वो पट्टी नुमा संरचना होगी, और प्रत्येक आकाशगंगा में अनुमानतः क्या है, 100 अरब तारे हैं। एक दो नहीं, 100 अरब तारे आपको एक पट्टी नुमा संरचना में देखने को मिलेंगे। तो एक आकाश गंगा में क्या है ना, अनुमान तो 100 अरब तारे हैं। और देखो यह एक, हमने क्या कहा कि एक आकाश गंगा में लगभग 100 अरब तारे। अगली लाइन देखिए, लाखों आकाश गंगाएं अर्थात गैलेक्सी मिलकर क्या करती हैं, ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। मतलब हम और आप क्या ही है, समझ लीजिए। लाखों जब गैलेक्सीज अर्थात जो है कि आकाश गंगाएं मिलती हैं तब ये हमारा ब्रह्मांड बनता है। इसीलिए जब आप संत महात्मा या फिर जो धर्म के विषय में बात करते हैं उनसे कहोगे कि भैया हमने दुनिया में इतना कुछ बना लिया, वो कहेंगे अरे क्या ही बनाया भाई, कुछ नहीं बनाया। अरे छोटी छोटी चीज क्या है, आप इस घर बना लिया, आपने बहुत बड़ा खेत बना लिया, ये है ही क्या। अगर हमारी आत्मा निकले तो क्या होगा, हमारी जब आत्मा निकलेगी तो देखेगी अच्छा ये भूमि का छोटा सा टुकड़ा था,
ये हमारे गांव की इस किसी गांव का हिस्सा था, हमारा गांव किसी तहसील का हिस्सा था, हमारा तहसील किसी जिले का हिस्सा था, हमारा जिला किसी राज्य का हिस्सा था। आत्मा ऊपर उठती जा रही, देखती जा रही है। हमने देखा हमारा राज्य किसी देश का हिस्सा है, हमने देखा हमारा देश जो है किसी महाद्वीप का हिस्सा है, हमने देखा हमारी आत्मा और ऊपर गई, हमने देखा महाद्वीप क्या है, हमारी पृथ्वी का एक छोटा सा स्थलीय भाग है। फिर हमने देखा ऐसे तो बहुत से पिंड हैं, बहुत से ग्रह हैं। फिर हमने देखा हमारा एक सूर्य मंडल दिखाई देगा, उस सूर्य में और ऊपर उठे तो हमें पता चला ऐसे बहुत से सौर मंडल हैं। सूर्य एक तारा है, ऐसे लाखों तारे हैं। लाखों तारे मिलकर क्या करते हैं, लाखों नहीं करोड़ों तारे मिलकर, अरबों तारे मिलकर एक गैलेक्सी का निर्माण करते हैं, और लाखों गैलेक्सी के मिलने से हमारा ब्रह्मांड बनता है। लेकिन हम क्या करें, हम क्या करें, हम लोग, हमको लगता है कि हमने जीवन में थोड़ा बहुत कुछ कर लिया तो हम फूले नहीं समाजते हैं, हमको लगता है हमारे आगे कोई कुछ है ही नहीं। ठीक है, चलिए। तो ब्रह्मांड में क्या है, लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। तो ब्रह्मांड कितनी बड़ी चीज है, और हम जिसको समझने जा रहे हैं वो हमारी पृथ्वी है। लाखों गैलेक्सी में एक हमारी भी गैलेक्सी है जिसका नाम है मंदाकिनी अर्थात मिल्की वे। तो जैसे कि हमने कहा लाखों गैलेक्सी है, इस लाखों गैलेक्सी में एक अपनी गैलेक्सी है मिल्की वे। अब हमारी मिल्की वे में ही क्या है, लाखों तारे। हमारे यह जो मंदाकिनी है या मिल्की है वे है, इसमें क्या है, लाखों तारे हैं। और लाखों तारों में से एक तारा है हमारा सूर्य। समझिए, अब देखिए, एक सूर्य है हमारा, और सूर्य के चारों ओर कई ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, उसमें से हमारी एक पृथ्वी भी है। इन ग्रहों के कुछ उपग्रह हैं, है ना, और कई उपग्रह हम देखेंगे। हमारा एक उपग्रह चंद्रमा है। प्रत्येक आकाश गंगा में हमने कहा 100 अरब तारे। अब इन 100 अरब तारों में से सोचिए, हमारी जो आकाश गंगा है उसमें भी लगभग 100 अरब तारे होंगे। उन 100 अरब तारों में से हमारा एक तारा है सूर्य, है ना, और इसी सूर्य से बनता है हमारा सौर मंडल, और सौर मंडल के अनेक ग्रहों में से एक हमारी पृथ्वी है। तो कुल मिलाकर ये है भाई और बहनों कि हम इस पृथ्वी के विषय में पढ़ने जा रहे हैं, जो इस ब्रह्मांड का एक बिंदु मात्र है। क्या है, एक बिंदु मात्र है। ये जो बिंदु मात्र है, इसी को लेकर क्या है, हर तरह का संघर्ष है। तो आइए अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि यह एनसीईआरटी हमें और क्या क्या जानकारी देती है। ठीक है, ठीक है। एक्चुअली क्या है ना, आपको पता है कि मैं दूसरे बोर्ड से लेता हूं ना, तो ये थोड़ा सा, हाँ ठीक है, ठीक, माफी चाहता हूँ। ठीक है, तो अब हम लोगों ने एक अच्छी खासी मानसिक कसरत कर लिया। अब हमें समझ में आ गया कि आखिर ये हमारी जो पृथ्वी है इसके विषय में हमें समझना है। ठीक है, क्लियर। आइए, आइए। तो अब हम एक एक करके एक एक लाइन को लेंगे और उसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे, है ना, और जो भी इंपॉर्टेंट होगा मैं लिखवाते चलूंगा। क्या आपको वह कविता याद है जो आपने अपनी नर्सरी की कक्षा में पढ़ा था? नर्सरी क्या होता है भाई, आप जानते होंगे। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, अर्थात तारों की बात की जा रही है, और ट्विंकल, बचपन से ही तारों भरी रातें हमेशा हमें आकर्षित करती हैं। अब देखिए, एनसीईआरटी को जब हमने अभी जैसे पढ़ा उसके हिसाब से हमें पता चल गया कि ठीक बात है भाई, पर इन जिन स्टार की तारों की बात की जा रही है, लाखों तारे, अरबों तारे मिलकर एक आकाश गंगा का निर्माण करते हैं, और लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो ये जो तारे हैं, हम जो तारा देख रहे हैं, हम दरअसल अपनी आकाश गंगा को देख पा रहे हैं, है ना। हम लोग सभी आकाश गंगा को नहीं देख पा रहे, हम अपनी आकाश गंगा के एक छोटे से हिस्से को देख पा रहे हैं। क्लियर है?
अभी मैंने आपको बताया था, इसीलिए बता दिया था क्योंकि सब चीजें जुड़ेंगे। तो हमने कहा कि जब लाखों तारे पट्टी नुमा संरचना में दिखाई देते हैं तो उसको आकाशगंगा बोलते हैं। लाखों आकाश गंगाएं मिलकर क्या करती हैं? ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। इन्हीं लाखों आकाश गंगाओं में से एक आकाश गंगा हमारी है, जिसका नाम है मिल्की वे। इस मिल्की वे में भी करोड़ों तारे हैं, अरबों तारे हैं। इनमें से एक तारा हमारा सूर्य है ना? तो जैसे हमारा तारा सूर्य है, ऐसे ही बहुत से तारे हमें दिखाई देते हैं और हम इन्हें देखकर रोमांचित महसूस करते हैं। आपने भी इन तारों के बारे में सोचा होगा और असंख्य प्रश्न आपके दिमाग में आए होंगे। अब आपके दिमाग में आए कि नहीं आए, आप जानते हो। कुछ इस प्रकार के प्रश्न जैसे आकाश में कितने तारे हैं, है ना? ये तारे कैसे बने? क्या कोई आकाश के अंत तक पहुंच सकता है ना? इस तरह के प्रश्न आपके आए होंगे। जैसे मैं अभी कुछ देर पहले जब लाइव था तो मैं बता रहा था कि मेरा मन होता था, मैं जब दूर देखता था तो मुझे लगता था कि आसमान ऐसे गिरा हुआ है। अभी आप देखिएगा तो आपको भी ऐसा लगेगा कि आसमान जो आप ऐसे देखोगे ना तो आगे जाके ऐसे छू गया जमीन पर। तो मेरा मन करता था मैं ऐसे जाऊं और चढ़कर ऊपर आसमान में चढ़ जाऊं, लेकिन ऐसा कहीं होता ही नहीं था। जितना दूर जाओ आसमान उतना ही दूर चला जाता था। तो आकाश में कितने तारे हैं, कैसे बने, क्या कोई आकाश के अंत तक पहुंच सकता है? इन प्रश्नों के अतिरिक्त भी कई प्रश्न आपके दिमाग में आए होंगे। इस अध्याय में आप जानेंगे ये टिमटिमाते छोटे तारे कैसे बने। इसके साथ ही पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास पर हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं। यहाँ पर कुछ भी नोट करने वाला नहीं है। अब हमारा जो नोट करने वाली जर्नी है वो यहाँ से स्टार्ट होगी। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर हमारे पास कोई सर्वसम्मत सिद्धांत नहीं है। और जब सर्वसम्मत सिद्धांत नहीं है तो यहां पर क्या होगा, हमें ये समझना होगा कि आज जिस चीज को या जिस सिद्धांत को हम सही मान रहे हैं वो सही सिद्धांत दरअसल बना कैसे, है ना? वो कैसे बना होगा। तो पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर क्या हम आज पहली बार सिद्धांत दे रहे हैं? नहीं, इससे पहले भी कई लोगों ने सिद्धांत दिए होंगे। जब तक विज्ञान का विकास नहीं हुआ होगा तब तक लोगों ने कई तरह की कल्पनाएं की गई। तो एक शब्द होता है कल्पना करना। जैसे मैं एक कल्पना कर लूं कि एक भगवान जी थे और भगवान जी ऐसे ही बैठे हुए थे। उनका मन हुआ कि किसी चीज की रचना करते हैं। जैसे हम लोग कहीं घास के क्षेत्र में, घास के मैदान में बैठे रहते हैं तो हम घास तोड़ने लगते हैं। ऐसे कुछ नहीं करना होता, तोड़ने लगते हैं। अगर हम कहीं मिट्टी खेत में बैठे होते हैं तो ढेला उठाकर फेंकने लगते हैं। पानी के किनारे बैठे हुए हैं तो जो मिल जाता है पानी में फेंकने लगते हैं। ऐसे ही प्रभु एक बैठे हुए थे, उनका मन हुआ कि क्या करें, तो उन्होंने कहा कि चलो एक दुनिया बसाते हैं, है ना? तो क्या हुआ, उन्होंने एक दुनिया बसा दी होगी। कैसे बसाई होगी मैं उसकी कल्पना कर सकता हूं कि प्रभु ने कहा होगा कि वहां पर क्या किया जाएगा, पहले कुछ लोग भेजे जाएंगे, पेड़ पौधे भेजे जाएंगे, जीव भेजे जाएंगे, देखेंगे क्या क्या करते हैं, फिर धीरे धीरे और विकास किया जाएगा, पहाड़ बनाया जाएगा, नदी बनाया जाएगा, वायुमंडल बनाया जाएगा। तो प्रभु ने बना दिया होगा, ये मैंने कल्पना कर ली। तो कल्पना में क्या है, आप कुछ भी कल्पना कर सकते हो। जैसे हम क्या करते हैं, हम कल्पना नहीं करते। ऐसे एनसीईआरटी कौन पढ़ेगा गुरुजी, कौन पढ़ेगा ऐसे? हम अच्छा क्या होगा कि एक बार में हाईलाइट कर लें, जो हमको इंपॉर्टेंट लगे हम उसको, हम क्या करेंगे, हाईलाइट कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे और कलरफुल बना देंगे। और जब जब हमारा मन करेगा हम रिवीजन कर लेंगे। और देखना गुरुजी, ऐसा करके हम फर्स्ट रैंक ले आएंगे। तो ये क्या हुआ, कल्पना ही तो हुआ, इसके पीछे का कोई आधार नहीं है। आप कहोगे कि सर हम फर्स्ट रैंक आप कह रहे हो, हम तो अभी देखना, हम एक इतिहास बनाएंगे। आज तक जितने भी टॉपर हुए वो यूपीएससी में 55%, 57% तक नंबर लाते हैं। हम लाएंगे 75% नंबर। और देखना यूपीएससी वाले हमको ढूंढते हुए आएंगे। हम उस जिस दिन रिजल्ट आएगा हम किसी से बात नहीं करेंगे जब तक यूपीएससी मेंबर हमसे आके नहीं बोलेंगे कि प्रभु आपका जो अवतार हुआ था, हम आपकी शक्ति को समझ गए। ये क्या है, हमारी कल्पना है। तो ये तो हो गई हमारी कल्पना, ठीक है। अब कल्पना के आगे हम बढ़ते हैं तो एक शब्द आता है परिकल्पना। जब आप कल्पना को सही करने के लिए, हाँ ना, कुछ तर्क देते हैं, है ना, या कुछ आंकड़ों का सहारा लेते हैं, तर्क और कुछ आंकड़ों का,
कुछ तर्क और कुछ आंकड़ों का सहारा लेते हैं। आप अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कुछ तर्क खा जाते हैं, कुछ आंकड़े खा जाते हैं, तो इनको परिकल्पना बोलते हैं। परिकल्पना से जब आगे बढ़ेंगे और आपकी जो बात है वो हर तरह से जब वैज्ञानिक हो जाएगी, तब हम उसको बोलेंगे सिद्धांत। तो सिद्धांत क्या है? अचानक विकसित नहीं होता। जैसे कोई भी सिद्धांत विकसित हुआ, इसका मतलब क्या है? वह जैसा बताया गया है वैसा ही होता है। ऐसे ही नोट्स कर बनाते चलिए, है ना? नोट बनाना चालू कर दीजिए। अब आप लोग नोट बनाना चालू कर दीजिए, नोट्स, है ना? कल्पना शब्द हमने समझ लिया, परिकल्पना समझ लिया। फिर आता है एक शब्द सिद्धांत। अब देखो ये टेक्स्ट के साथ लिखा गया तो समझ में, तो मैंने क्या किया? सिद्धांत लिख दिया, गोला कर दिया। तो सिद्धांत का मतलब क्या है कि जब आप कोई चीज वैज्ञानिक तौर पर कहते हो, जैसे आप कहते हो कि सर हवा जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, और इसको कभी भी कोई व्यक्ति क्या कर सकता है? चेक कर सकता है। तो ये क्या हुआ? हाई प्रेशर और लो प्रेशर में जो वायु की गति हुआ उसके सिद्धांत है ये। ठीक इसी तरह से आप कहते हो टेम्परेचर क्या होता है? ट्रांसफर होता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर। ये क्या हुआ? सिद्धांत हुआ। आप इसको प्रैक्टिकल करके चेक कर सकते हो, बात वैज्ञानिक है। तो जब कोई चीज वैज्ञानिक रूप से तर्कों पर, कसौटियों पर, मानकों पर, डेटा के आधार पर, है ना, प्रयोगों के आधार पर सही सिद्ध हो जाती है, तो उसको बोलते हैं सिद्धांत। अब बात यह है कि प्रारंभ में क्या हुआ होगा? जब हम आज से 4 साल पहले देखें तो क्या इतना साइंस का विकास था? नहीं था। किसी भी चीज को लेकर आज जो हमारी धारणाएं हैं क्या थी? आज से ज्यादा नहीं, मैं 100 साल 50 साल पहले की बात करूं, आज से 50 साल पहले क्या हमारे पिताजी ने, आपके पिताजी ने, आपके दादाजी ने क्या ये सोचा होगा कि ये संभव है कि हम इस तरह से क्लास लेंगे, आप इतनी दूर हजारों किलोमीटर दूर बैठे होंगे और आज आप हमसे देख रहे होंगे? ना सिर्फ देख रहे होंगे, आप मैसेज भी कर रहे होंगे, हमको डरा भी रहे होंगे, हमको धमका भी रहे होंगे, हमको बता भी रहे होंगे, है ना? ये संभव तो नहीं था। ये आज क्या हुआ? संभव हुआ। किस वजह से हुआ है? वो वैज्ञानिक विकास की वजह से संभव हुआ है। तो आज से 300 400 साल पहले क्या रहा होगा? और कंडीशन रही होगी। उस समय क्या हुआ होता? उस समय जो भी चीज होती होगी वो कल्पना पर आधारित होती होगी, धर्म पर आधारित होती होगी, दर्शन पर आधारित होती होगी, और सबके लिए हो सकता अलग अलग हो। जैसे आखिर पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ? पहले क्या होगी? प्रारंभ में कल्पना होती होगी। फिर क्या हुआ होगा? हमने किसी किताब का सहारा लिया होगा, कुछ मान्यताओं का सहारा लिया होगा, हमने और आपने कई तरह की क्या किया होंगी? परिकल्पना की होंगी। तो कल्पना के बाद जो स्टेज आता है वह होता है परिकल्पना का। किसका? परिकल्पना। और फिर परिकल्पना को जब हम किसी परिकल्पना को लेकर हम डेटा के आधार पर, तर्कों के आधार पर, अन्य चीजों के आधार पर जब सिद्ध कर देते हैं तो क्या हो जाता है? सिद्धांत में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? यहां तक बात क्लियर हो गई? तो क्या इन 3 शब्दों को हम समझ पाए? क्लियर? चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं, है ना? ये आपने नोट कर लिया। अब देखिए, अब देख रहे हो कितनी सावधानी बरतनी पड़ रही है समझने के लिए, समझाने के लिए कि एक एक शब्द कैसे हमें समझने पड़ रहा है। अगर हम डायरेक्ट पढ़ना चालू कर दें तो हम क्या ही समझ पाएंगे। जैसे आप जो इस तरह से एनसीईआरटी में आपको पढ़ा रहा हूं, इस तरह से पढ़ लीजिए। फिर जिन्होंने इस तरह से एनसीईआरटी नहीं पढ़ी होगी, आप उनसे एक बार बात करिएगा। मैं सही बता रहा हूं। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने या ना बने, और राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनने में जितनी खुशी होगी, उतनी ही खुशी आपको तब होगी जब आप इस तरह से एनसीईआरटी पढ़कर, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप दूसरे लोगों से बात करोगे जिन्होंने ऐसे एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, तो आप में और उनमें जो फर्क आएगा इतना उतना नहीं आएगा। ऐसा आएगा कि आप एकदम गदगद हो जाओगे, आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। ठीक है, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न दार्शनिकों, अब देखिए यहां पर एक शब्द है दार्शनिकों। दार्शनिक कौन होते हैं? जो दर्शन, धर्म के आधार पर या कुछ सिद्धांतों के आधार पर
है ना, कुछ समूह के द्वारा बनाए गए धारणाओं के आधार पर अपनी बात को कहते हैं। जैसे हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अलग अलग दर्शन है। एक दर्शन ये कहता है कि कितनी भी गरीबी आए, है ना, घी पैसा उधार मांगकर घी पियो, क्या ही है जीवन में, खाओ पियो मस्त रहो। एक दर्शन कहता है कि भैया नहीं, है ना, जितना जो है कि चादर हो उतना ही पैर पसारो, अर्थात जितना आपके पास है उतना ही खाओ पियो। एक दर्शन कहता है कि नहीं, मध्यम मार्ग अपनाओ। ये क्या है, सब दर्शन। तो स्टार्टिंग में जो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित विचार आए, वह किसके आए, दार्शनिकों के आए और कुछ वैज्ञानिकों के आए, जो कि परिकल्पना के रूप में थी। अब देखिए क्या नोट करना है, यहां पर लिखिए पृथ्वी की उत्पत्ति, नोट करना चालू करिए। पृथ्वी के उत्पत्ति किस संबंध में, प्रारंभिक विचार, प्रारंभिक विचार दार्शनिकों द्वारा, दार्शनिकों द्वारा, और इसको लिखिएगा ये परिकल्पना के रूप में। अब समझ में आ गया हमने क्यों परिकल्पना, ये क्या थी, परिकल्पना के रूप में, परिकल्पना के रूप। अब समझ में आया क्यों हमने परिकल्पना कल्पना क्यों बता दिया, ये नोट कर लीजिए। क्लियर। अच्छा, तो हमने क्या कहा, अलग अलग परिकल्पनाएं आई होंगी, और परिकल्पनाएं इसलिए आई होंगी क्योंकि उस समय तक साइंस का विकास नहीं हुआ था। आज देखिए हमारे पास साइंस का विकास है, तो हम किसी चट्टान को लेते हैं, किसी पत्थर के टुकड़े को लेते हैं, तो हम उसका अनुमान लगा सकते हैं कि आखिर ये चट्टान कब बनी होगी। जैसे आप देखो कि आप किसी की बॉडी जाती है ना, हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर बता देते हैं, पोस्टमार्टम करने वाले बता देते हैं कि लगभग कितने घंटे पहले मृत्यु हुई थी, बता देते हैं। ठीक इसी तरह से किसी चीज, किसी विषय में आजकल बताना आसान हो गया कि घटना लगभग कब घटित हुई होगी, लेकिन पहले तो नहीं था ये। तो पहले नहीं था तो लोग क्या करते थे, अपनी अपनी परिकल्पनाएं प्रस्तुत करते थे। ठीक है, इनमें एक प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट का है। अब देखिए मैं यहीं पर ये बात बता रहा था कि लाइट क्या हुई थी, कट गई थी। अब सोचिए हमारे लिए कितना कठिन हो गया। अगर हम लाइट ना कटी होती तो शायद हम 5-7 पेज खत्म करवा चुके होते, फिर से उसी चीज को हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो अब आगे जो नोट करना है, चूंकि मेरे पास यही जगह है जहां पर मैं लिख सकता हूं, तो मैंने क्या किया, इसको मिटा दिया और यहां पर आ जाते हैं। तो अब क्या लिखेंगे, है ना, आरंभिक सिद्धांत, आरंभिक परिकल्पना लिखिएगा, सिद्धांत नहीं ना, आरंभिक परिकल्पना, है ना, इमैनुअल कांट के द्वारा, इमैनुअल कांट के द्वारा। आरंभिक परिकल्पना किसके द्वारा दी गई, इमैनुअल कांट द्वारा। अब क्या परिकल्पना दी गई, एनसीईआरटी यहां पर चुप हो जाता है। एनसीईआरटी देखिए क्या लिखता है कि लोग, इनमें से एक प्रारंभिक एक लोकप्रिय मत जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट का है। अब कांट ने क्या कहा, एनसीईआरटी यहां पर हाथ जोड़ लेती है, कह देती है कि आप जानो उन्होंने क्या कहा। अब देखो आगे क्या है, 1796 में गणितज्ञ लाप्लास ने इसका संशोधन प्रस्तुत किया, जो निहारिका परिकल्पना कहलाए। अब दिक्कत यह है, एनसीईआरटी पढ़ने वाले भैया, अंडरलाइन करने वाले भैया, कि अगर मैं ये ना समझूं कि कांट ने क्या कहा, तो मैं कैसे समझूंगा कि आखिर लाप्लास ने इसमें क्या संशोधन किया। जैसे मैं कहूं कि मैंने कोई बात कहा, आपने उसको संशोधित करके अच्छा कर दिया, और आपको यही ना पता हो कि मैंने क्या कहा, तो आप संशोधन किस में करो। क्लियर, क्लियर। तो हमने क्या देखा कि भाई कांट महोदय थे, उन्होंने ऐसी बात की। अब कांट महोदय ने क्या कहा होगा, एनसीईआरटी बताती नहीं है, टीचर भी नहीं बताते, चलिए हम तो बताएंगे ही, हमारा काम ही क्या है। आइए, तो इमैनुअल कांट क्या है, ये जर्मन दार्शनिक है।
जैसे जैसे है पूरा नोट करते चलो, जैसे जैसे लिखा है छाप लो, छापिए तुरंत, तुरंत तुरंत छापिए। अब देखिए हमने क्या लिखा, यहां पर है एक इमैनुअल कांट महोदय, इमैनुअल कांट महोदय, ये क्या है, एक जर्मन दार्शनिक है। क्या है, जर्मन दार्शनिक। और इनका जो सिद्धांत है लगभग 1755 के नियर अबाउट आता है। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं, कांट महोदय कहते हैं, इन्होंने क्या किया, एक गैसीय सिद्धांत का सहारा लिया, गैसीय सिद्धांत का सहारा लिया। अब प्रश्न आएगा कि गैसीय सिद्धांत क्या है। तो क्या गैसों को आपने गति करते हुए देखा है? क्या आपने किसी को हुक्का पीते हुए देखा है? हुक्का पीते हुए देखा है कि नहीं? हुक्का पीते हुए देखा? हुक्का पीने वालों को देखिएगा, वो अलग ही स्वैग में होता है ना, ऐसे धुआं लेंगे, ऐसे छल्ले बनाते हैं। आखिर उनको कैसे ये पता कि ऐसे धुआं छोड़ने से छल्ले बनेंगे? उन्होंने पढ़ा नहीं है, उन्होंने उसको देखा है। तो क्या करते हैं, वो छल्ले बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि आप भी छल्ले बना सकते हो, कोई और भी छल्ला बना सकते हैं धुआं का। ये छल्ला बनेगा ही क्यों? यही क्या है, गैसीय सिद्धांत। अर्थात जब गैसें गति करेंगे तो उनको वह किस टेम्परेचर पर, है ना, किस कंडीशन में कितनी उनको गति दी जा रही है, वह उसी तरह का क्या करेंगे, व्यवहार करेंगे। और जब उसी रूप में व्यवहार करेंगी तो गैसों का क्या है, गति का, उनके आगे बढ़ने का एक नियम है। तो इन्होंने गैसीय सिद्धांत का सहारा लिया और गैसों के व्यवहार को समझा, और इन्होंने कहा कि हमारे, नोट करते चलिए, पूरा पॉइंट छापते चलिएगा, पूरा पॉइंट छापते चलिएगा। तो उन्होंने कहा कि हमारे अंतरिक्ष में प्रारंभ में हल्की और भारी गैसें थी। ध्यान दो, ये जितना चीजें हैं एनसीईआरटी ने कुछ नहीं बोला है, उसने बोला, एनसीईआरटी ने एक ही लाइन कहा था, क्या, कि प्रारंभिक प्रयास इमैनुअल जो है कांट ने किया। क्या किया, एनसीईआरटी ने कहा तुम जाओ, अब गुरु जी के पास जाओ, सुनील जी ही बता पाएंगे, हमारे बस की बात नहीं है। तो सुनील जी समझा रहे हैं, समझिए कांट जी क्या कह रहे हैं। कांट जी ये कह रहे हैं कि हमारा अंतरिक्ष में पहले ये जो आज हम देख रहे हैं आकाश ओकाश, यहां पर पहले क्या थी, हल्की और भारी गैसें थी। हल्की और भारी का मतलब क्या है, कुछ छोटे कण रहे होंगे, कुछ बड़े कण। जैसे आप देखो, धूल जब उड़ती है ना, जब धूल उड़ती है तो आप उसमें देखेंगे कुछ छोटे कण रहते हैं, कई बार बड़ा कण भी आंखों में चला जाता है, चुभन देता है। ठीक इसी तरह से इन्होंने कहा कि प्रारंभ में हमारे अंतरिक्ष में हल्की और भारी गैसें थी। भारी गैसों ने क्या किया, हल्की गैसों को आकर्षित किया। बिल्कुल हो सकता है, कैसे, मान लो यहां पर यह खूब ऐसी गैसीय संरचना है, यह गैसें हैं, हल्की हल्की गैसें हैं, ठीक है, या हल्का हल्का, ये मान लो मैग्नेट है, मैग्नेट के टुकड़े, बीच में क्या करो, एक बड़ा सा मैग्नेट रख दो। तो अब क्या होगा, ये जो बड़ा मैग्नेट है, क्या छोटे छोटे चुंबक को, मैग्नेट को खींच नहीं लेगा? बिल्कुल खींच लेगा। ठीक उसी तरह से इन्होंने कहा कि भारी गैसों ने कुछ छोटे हल्कों कणों को आकर्षित किया। जैसे मान लो आप हो, है ना, आप छोटे छोटे पतले दुबले पतले लोग हैं, आप ऐसे ही घूम रहे हो, बीच में सुम्मो पहलवान आ जाए, घूमता हुआ सुम्मो पहलवान दो चार को पकड़ लेगा, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, कहां जा रहे हो कहां जा रहे हो। ठीक इसी तरह से इन्होंने कहा कि भारी गैसों ने हल्की गैसों को आकर्षित किया, और इसकी वजह से केंद्र जो है, अर्थात ये जो भारी कण था, जो बड़ा कण था, और बड़ा होने लगा। तो इन्होंने क्या कहा, भारी गैसों ने हल्की गैसों को आकर्षित किया और ये गैसें आपस में जुड़ने लगी, है ना। इसकी वजह से केंद्र का जो आकार था वो सघन हुआ, बड़ा होता गया। तो अब खुद समझिए कि मैग्नेट है, चारों तरफ छोटे छोटे खूब मैग्नेट है, बीच में बड़ा मैग्नेट डाल दो, सभी मैग्नेट को चिपका के क्या कर लेगा, अपना आकार बड़ा कर लेगा। आगे क्या कहते हैं इमैनुअल कांट जी, अब देखो ये कल्पना कर रहे हैं, ठीक है, चलिए। तो बढ़ते आकार के कारण
वह गैसीय संरचना और तीव्र गति से क्या होगा, घूमने लगा। तो क्या हुआ कि ये जो गैसीय संरचना थी, है ना, ये क्या हो गया, ये आकार इसका बढ़ गया और तीव्र से घूमने लगा। पहले ये जो बिखरे हुए पदार्थ थे, अब क्या हुआ, एक जगह पर इकट्ठे हो गए और अब आप इसका आकार क्या हो गया, कुछ ऐसा बड़ा सा हो गया। और इन्होंने कहा आगे कि अब इसका आकार क्या हो गया, और बड़ा हो गया। क्या हो गया, आकार और बड़ा हो गया। और आकार और बड़ा होने की वजह से और तीव्र गति से क्या हो गया, ये घूमने लगा। अब इन्होंने कहा कि घूमते समय, जैसे आप कभी घूमे हो, जैसे आप कभी ऐसे अकेले अकेले घूमो और 8-10 दोस्त अलग अलग हो, घूम रहे हो, फिर क्या हो, आप 2-3 लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर घूमने लगो। तो जब आप घूमोगे ना, तो वहां पर दो तरह का फोर्स काम कर रहा होगा। आप कोशिश करोगे आप घूमते समय अपने स्थान पर रुके रहो, और आपको एक फोर्स आपके शरीर में ऐसा काम कर रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि भैया अगर हाथ छूटा तो एकदम बाहर की ओर फैल जाएंगे। क्लियर। तो अब उसी तरह से यह दो तरह के बल काम करते हैं किसी घूमती हुई चीज। एक को बोलते हैं केंद्राभिसारी बल, केंद्राभिसारी अर्थात केंद्र की ओर लगने वाला बल, और एक को बोलते हैं केंद्रापसारी बल अर्थात बाहर की ओर लगने वाला। तो जैसे आप कई लोग एक दूसरे को पकड़कर घूम रहे हो और अगर हाथ छूटे तो पीछे की ओर जाकर गिरोगे, इसी को बोलेंगे केंद्रापसारी बल। तो यहां पर क्या लिखा है, केंद्रापसारी बल और पदार्थों का तीव्र गति से चक्रण के कारण पिंड से एक पदार्थ क्या हो गया, अलग हो गया। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ध्यान देना, ये बात मैं बिल्कुल भी मैं नहीं कह रहा हूं। ये कौन कह रहा है, ये कांट महोदय। ये जो कह रहे हैं वो बहुत ठीक नहीं है, इसीलिए मैंने अपने से पल्ला झाड़ लिया। आप जानो, मैं नहीं कह रहा हूं ये बात। तो हमने क्या कहा कि इनका ये कहना है कि भाई जब वो पदार्थ क्या हुआ, तेजी से घूमने लगा, और तेजी से घूमने हुए पदार्थ से एक चीज अलग हो गई। और ये हो भी सकती है, देखो मान लो, अब देखो इनके सिद्धांत को, इन्होंने कहा कि प्रारंभ में धूल कण थे, गैसें थी। तो इसका मतलब है, मान लेते हैं हमने आटा बिछा रखा है, समझना, आटा बिछा रखा, वो आटा सब इकट्ठा हो गया। अब वो आटा इकट्ठा हो गया और मान लो उसमें थोड़ा सा हमने पानी भी डाल दिया, तो जैसे आटा लगाते हैं रोटी जैसा, वैसा हो गया। फिर इन्होंने कहा कि भाई सभी आटे इकट्ठे हो गए, अब वो बड़ा सा आटा हो गया, वो तेजी से घूमने लगा। तो चलो हमने कहा घुमा देते हैं। आटा को कभी ऐसे तेज तेज घुमाना, देखना, हो सकता है आटे का एक भाग उससे अलग हो जाए। तो कोई घूमती हुई चीज से, अगर किसी घूमती हुई चीज पर, घूमती हुई चीज के किसी हिस्से पर कोई फोर्स बाहर की ओर लगेगा, तो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इन्होंने कहा कि भाई इस घूमती हुई चीज से एक चीज क्या हो गया, अलग हो गया। तो केंद्रापसारी बल और पदार्थों की तीव्र गति से चक्रण के कारण पिंड से पदार्थ अलग होने लगे। केंद्र का जो बचा हुआ भाग था, तो एक भाग ऐसे टूट के चला गया, एक भाग ऐसे बच गया। तो इन्होंने कहा यह बन गया सूर्य, और जो यह अलग निकले भाग, यही टूट कर क्या बन गए, ग्रह और उपग्रह बन गए। और ये क्या करने लगे, सूर्य की परिक्रमा करने लगे। क्लियर। इन्होंने जो कहा उसको आप इस इमेज से देखिए, ये इमेज इनका नहीं है, मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूं। तो इनका ये कहना था कि गैसीय सिद्धांत, तो यहां पर देखो गैसें घूम रही हैं। अब गैसें जब घूमेंगी ना, तो वो धीरे धीरे चलकर ऐसे चक्री क्रम में आने लगेंगे। जैसे आप देखो, है ना, कि कहीं से धुआं उठ रहा हो, देखना, ध्यान देना, कि जैसे मान लो हुक्का जो पीते हैं उनको देखना, उन्होंने ऐसे धुआं छोड़ा, धुआं जा रहा है, फिर उन्होंने क्या किया, उसमें एक जगह पर जो है कि और तेजी से फूंका, या कहीं से हवा चले तो धुआं क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। ठीक इसी तरह से कहीं से धुआं निकल रहा, पंखा चलाओ कर दो, देखो कैसे अलग अलग व्यवहार करता है। चले, अब देखिए क्या हुआ, ये गैसीय संरचना थी। अब गैसीय संरचना घूम रही है, घूमते घूमते ये तस्त्रीनुमा संरचना में हो गई। और इन्होंने कहा कि पहले भाग ठोस हुआ, और ठोस होकर बीच वाला भाग अपने स्थान पर रह गया, बाकी भाग टूट गए, और टूटे हुए भागों से क्या बना, ग्रह बन गए, पृथ्वी बन गई। बीच वाला भाग क्या हो गया, ये बन गया। क्लियर।
नेहा जी, मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, वो टीम डिसाइड करेगी, है ना। हम लोग उसमें नहीं पढ़ते हैं, वो मेरा काम नहीं है, तो उसकी मुझे जानकारी नहीं है। क्लियर है यहाँ पर? तो उन्होंने भेज दिया है, उन्होंने अपने साइड से का काम कर लिया है। टीम को अन्य चीजें जब अच्छी लगेंगी, है ना, या उनकी जरूरत होगी तो संपर्क कर लेंगे। यहाँ तक क्लियर? तो हम समझ पाए कि आखिर कांट ने क्या कहा। अब एक बात बताओ, कांट महोदय ने जो कुछ कहा, कांट महोदय ने जो कहा, एक मिनट बच्चों, चल। अब अब इन्होंने कांट महोदय ने जो कहा, क्या आपको इसमें कोई दिक्कत नजर आ रही है? क्या इसमें कोई आपको दिक्कत नजर आ रही है? आपको क्या इसमें कोई दिक्कत नजर इन्होंने जो बात कहा वो ठीक है? तो क्या इनकी बात को परिकल्पना की जगह सिद्धांत मान लिया जाए? की बात को परिकल्पना की जगह सिद्धांत मान लिया जाए? तो देखो, इन्होंने एक चीज कहा, इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने गैसीय संरचना का सहारा लिया, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। कि मान लेते हैं कि पहले वास्तव में गैसें ही रही होंगी, भूमि होंगी, बड़े कणों ने छोटे कणों को मिलाया होगा, इस सब कुछ ठीक है। इन्होंने एक बात कहा कि जब सभी पिंड, सभी टुकड़े जुड़ गए, एक जो बड़ा वाला भाग बना, तो बड़ा वाला भाग जब घूम रहा था, तो उस पर क्या हो गया, केंद्रापसारी जो बल था, केंद्र जो पसारी बल था, वह क्या हो गया, ज्यादा हो गया। एक बात बताओ, आप क्या करो, एक छोटा सा गोला लो कोई चीज का, और एक बड़ा सा गोला लो, और उस पर एनर्जी लगाओ, एक बार ऐसे पकड़ कर घुमाओ। क्या दोनों एक ही स्पीड से घूमेंगे? क्या दोनों एक ही स्पीड से घूमेंगे? एक बार बताइए, क्या दोनों एक ही स्पीड से घूमेंगे? नहीं, छोटी चीज क्या होगी, तेजी से घूमेगी। इन्होंने ये कहा कि केंद्रापसारी बल और पदार्थों के तीव्र गति के चक्रण के कारण जो एक भाग टूट गया। तो दरअसल यहां पर इन्होंने एक मिस्टेक कर दिया। अपने सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए ये विज्ञान से बियॉन्ड चले गए। अगर कोई चीज छोटी है, ठोस है, तो ज्यादा तीव्र गति से घूमेगी, ना कि बड़ी चीज। तो इनका यह कहना था कि ऐसे बना, यही इनके सिद्धांत की लिमिटेशन रह गई। और अपने सिद्धांत के इस चीज को प्रूव करने के लिए ये बहुत कुछ सिद्धांत दे नहीं पाए। इसीलिए इनकी, चूंकि आरंभिक सिद्धांत था, उस समय तक हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं थी हम उसको क्रॉस चेक कर लें कि भाई हाँ ठीक है कि गैसीय संरचना से बनी है कि नहीं। लेकिन फिर भी इमैनुअल कांट ने आरंभिक जो प्रयास किया, क्या हम उसको समझ पाए कि नहीं? इमैनुअल कांट ने जो आरंभिक, है ना, बात की, उसको समझ पाए कि, देखिए, तो मैंने अभी क्या किया, ये पूरा जो कांट का सिद्धांत बताया, सिर्फ एक लाइन को समझाने के लिए। क्या लाइन था? कि प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट का है। बस यहीं तक की बात को मैंने अभी इतने डिटेल में समझाया। इस डिटेल से अगर नहीं समझते, अगर बताओ, अगर मैं आपको ये सिद्धांत अभी जो मैंने बताया है अगर नहीं बताता, तो क्या आप इस चीज को समझ पाए होते? क्या आप एनसीईआरटी का लाभ उठा पाते आप? बता दीजिए, आप ही बता दीजिए। उठा लेते, कोई दिक्कत तो नहीं थी। अब देखिए, अब आगे वाली लाइन क्या कह रही है कि 1796 ईस्वी में लाप्लास ने इसमें संशोधन किया।
तो ये जब बात कह रहे हैं, ये 1755 में बात कह रहे हैं कांट महोदय, और 1755 में विज्ञान का विकास ज्यादा हुआ नहीं, तो कुछ कुछ इन्होंने बात कही, उसमें थोड़ा सा साइंटिफिक इनपुट था कि गैसें घूमेंगी तो बड़ा कण छोटे कण को आकर्षित करेगा, और हो सकता है ऐसा हुआ, तो इनकी बड़ी वाहवाही हुई। लाप्लास महोदय आए, इन्होंने कहा कि ना, ये ठीक बात नहीं है। कांट से पूछा लाप्लास ने, क्यों दिया तुमने ये सिद्धांत फालतू का? उन्होंने कहा पता नहीं है आपको, आगे चलकर, है ना, बहुत से ऐसे आने वाली जनरेशन होगी जो 2024, 25, 26, 27, 28, 29 में यूपीएससी का पेपर देगी। उससे क्या हुआ? अरे डीएम बनेंगे, तो कहें हमारा नाम वहां पर पढ़ेंगे बच्चे, हैं? और क्या? अब लाप्लास ने कहा फिर हम भी कुछ ऐसा करेंगे कि यूपीएससी वाले हमारा भी नाम पढ़े, है ना? तो क्या होगा? इन्होंने कहा हम भी ऐसा कुछ करेंगे। तो अब इन्होंने क्या किया, एक नया सिद्धांत दिया जिसके विषय में एनसीईआरटी नहीं कुछ बता पा रहा है, जिसमें एनसीईआरटी कुछ बता नहीं पा रहा है कि उन्होंने संशोधन किया क्या। आइए इनके भी सिद्धांत को थोड़ा सा हम समझते हैं, इनके भी सिद्धांत को थोड़ा समझते हैं। अब समझ में आ रहा है कि एनसीईआरटी क्यों आपके लिए जरूरी था? अब समझ में आ रहा है कि एनसीईआरटी क्यों जरूरी था, क्यों ऐसे ही पढ़ना है? आइए अब आ जाते हैं लाप्लास की नीहारिका परिकल्पना। तो ये जो लाप्लास की नीहारिका परिकल्पना है, मैं इसमें क्या कह सकता हूं, ये कांट के सिद्धांत में संशोधन है। ये क्या है? कांट के सिद्धांत में एक प्रकार का संशोधन। अच्छा, एक शब्द यहां पर है संशोधन। तो संशोधन का मतलब क्या होता है कि जो कही गई बात थी उसी में कुछ चीज को क्या करना, ऐड करना। अब देखिए, अब इस चीज को समझने के लिए पहले आप यहां नहीं यहां पर आइए। तो एक शब्द है नेबुला, यहां पर आप देख सकते हैं नेबुला, ये शब्द दिख रहा है नेबुला, ये नेबुला दिख रहा है यहां पर लिखा हुआ। तो नेबुला का मतलब क्या होता है? कोहरा जैसी संरचना, कोहरा, है ना? तो नेबुला, है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं निहारिका। तो निहारिका का मतलब है एक कोहरे जैसी वाइट कलर की संरचना। तो इसी कोहरे जैसी संरचना, और कोहरे जैसी संरचना गैस, गैस जो होती, कोहरा क्या होता है? एक गैस और जल वाष्प का रूप है। तो जब गैसियस फॉर्म में कोई चीज होती है तो उसको नेबुला बोलते हैं। नेबुला जब घूमेगा तो क्या होगा? इस तरह की चक्रीय संरचना बनती चली जाएगी, जैसा कि अभी किसने बताया था? कांट ने बताया था। कांट भी यही कह रहे थे, गैसीय संरचना थी, गैसें घूमने लगी, बड़े कणों ने छोटे कणों को जोड़ना चालू किया, एक चक्रीय क्रम में घूमने लगे। क्लियर? तो इन्होंने क्या कहा, ये देखा, तो इन्होंने देखा कि ये नेबुला था। नेबुला क्या हुआ? घूम रहा था। इसके साथ इन्होंने बस एक चीज कह दिया कि ये जो नेबुला था, है ना, ये गर्म था, ये तप्त था, अर्थात ठंडा नहीं था। गर्म और तप्त कह देने से और ठंडा कह देने से बहुत अंतर आ जाता है। जब कोई चीज गर्म होती है तो उसमें गति क्या होती है? ज्यादा होती है। जैसे आपको ही जब गुस्सा आता है तो आप रुकते हो ना, दौड़ के इधर दौड़ के उधर, ये वो फलाना ढीम का, है नहीं? कहाँ मानते हो आप? गर्म होता है। ऐसी गैसें भी, जब गैसें गर्म होती हैं तो भी क्या करती हैं? इसी तरह का व्यवहार करती हैं। तनुजा शुक्ला जी वही बता रहे हैं, वही पढ़ लो बच्चे, समझो। कमेंट करने से अच्छा समझने का प्रयास करो। नेबुला ही समझा रहा हूं। तो हमने क्या कहा कि इन्होंने ये कह दिया कि जो नेबुला अर्थात कोहरे जैसी संरचना थी, जो धुएं जैसी संरचना थी, वो क्या थी? तप्त थी, गर्म थी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि जब लकड़ी जलती है तो, और किसी लकड़ी में अगर पानी हो, भाप हो, वो उठता है। या आप कहीं पर देखो ठंडी के समय भाप उठ रहा होता है, पानी, गर्म पानी से भाप उठ रहा होता है।
अब उस भाप को आप क्या करोगे, जैसे जैसे उसको एनर्जी दोगे, अर्थात जिधर से आप उसको गति दोगे वैसे ही घूमने लगेगा। फिर से वही हुक्के वाला एग्जाम्पल, हुक्का से आपने धुआं छोड़ा और फिर ऐसे मुंह घुमाते रहिए, हवा छोड़ते रहिए, उसमें क्या बन जाएंगे, छल्ले बन जाएंगे। तो ये जो कोहरे जैसी, धुएं जैसी गैसीय संरचना है, इसी को बोलते हैं नेबुला, है ना, नेबुला इसको बोलते हैं। और लैटिन शब्द है नेबुला, इसकी हिंदी होती है निहारिका। निहारिका जैसे कोहरे धुंध जैसी संरचना। अब कोहरा धुंध या गैसीय संरचना जब घूमेगा, वो क्या होगा, चक्री क्रम में घूमने लगेगा। जैसे अभी इस कमरे में आप करो, एक प्रैक्टिकल करो, मजा आएगा। घर में धुआं थोड़ा सा करो और धुआं करके फैन को चालू कर दो, देखना धुआं, और गेट बंद कर दो, कहीं से धुआं निकल, तो देखना धुआं भी क्या करेगा, ऐसे घूमने लगेगा, है ना, क्या होगा, धुआं ऐसे घूमने लगेगा। तो जब धुआं इस तरह से घूम रहा है, अर्थात चक्री क्रम में घूम रहा है, इन्होंने ये कहा कि जो घूमता हुआ धुएं जैसी संरचना थी, वह ठंडी गैस नहीं थी, गर्म थी। ठंडी गैसें धीरे धीरे घूमती, गर्म गैसें बड़ी तेजी से घूमती हैं, है कि नहीं। जैसे आदमी, ठंडा आदमी चुपचाप बैठा रहेगा, शांत तरीके से बैठा रहेगा, काम करता रहे। गर्म आदमी क्या करेगा, घूमेगा, है ना। तो आप ऐसा देखिए। तो इन्होंने कहा, लाप्लास महोदय आए, इन्होंने कहा कि भैया हम निहारिका परिकल्पना देंगे, देखना हाइपोथेसिस है ये। इन्होंने कहा कि आकाश में धुएं और कोहरे की तरह, है ना, नजर आने वाला एक प्रकाश पुंज था। प्रकाश पुंज का मतलब क्या है कि अगर आप देखें तो जो धुआं होता है, जो गैसीय संरचना होती है, उस पर जब लाइट पड़ती है तो उसमें एक चमक उत्पन्न होती है कि नहीं। आप देखिए कि कहीं से धुआं उठ रहा हो, या आपने देखा होगा आजकल शादी विवाह में खूब एक कल्चर चलता है कि जब वर और वधू एक दूसरे को माला पहनाने आते हैं, तो दोनों तरफ से गैसें छोड़ी जाती है, देखा है आपने। अब वो जो गैसें छोड़ी जाती है, उस पर हाइलोजन की लाइट डाली जाती है और कई बार उसमें चमक उत्पन्न होती है। तो इनका ये कहना है कि आकाश में धुएं और कोहरे की तरह नजर आने वाला प्रकाश पुंज था, अर्थात धुएं के कण थे, धूल के कण थे। और यह जो है कि गर्म था स्टार्टिंग में, और गर्म था और धुएं जैसी संरचना था, अर्थात ये निहारिका था। धीरे धीरे नेबुला का बाहरी भाग क्या हो गया, ठंडा होने लगा। अब ध्यान दीजिए, कोई भी चीज जो ठंडी होती है तो वो बाहर से ही होती है। जैसे आपने कई बार आपके साथ धोखा हुआ होगा, आपको खिचड़ी मिला, हलवा मिला, है ना, और आपको भूख लगी है और जल्दी जल्दी आपको खाना है, आपने चम्मच से काटा और जो है कि मुंह में डाल लिया, और आपने इस भरोसे पर खाया था कि ऊपर का जो भाग है वो तो ठंडा हो गया, नीचे का ठंडा नहीं होता, जीभ जल गई होगी। ठीक इसी तरह से ये कह रहे हैं कि भाई देखो, ये जो अंदर का जो भाग है ये तो गर्म बना रहा, बाहर का भाग क्या हो गया, ठंडा हो गया। ये हो भी सकता है, आप कोई भी गर्म चीज जब लेते हो तो उसको जब हिलाते हो तो किनारे वाला भाग क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, और केंद्र वाला भाग गर्म बना रहता है। तो इन्होंने कहा कि नेबुला का जो बाहरी भाग था, अर्थात जो गैसीय संरचना थी जिसको हम नेबुला कह रहे हैं, उस बाहरी संरचना, गैस की बाहरी वाला जो भाग था वह क्या हो गया, ठंडा हो गया, और अंदर वाला भाग गर्म बना रहा। बाहरी और आंतरिक भाग के तापमान में अंतर आया, और इसके कारण एक फिलामेंट अर्थात छल्ले नुमा भाग इससे अलग हो गया। इनका क्या कहना है, इनका यह कहना है कि अब खुद समझिए कि जैसे आ, अब वो क्या कीजिए, आप दाल ले लीजिए, ठीक है, दाल ले लीजिए, और दाल क्या कीजिए, ज्यादा सा लीजिए, तो ऊपर वाली दाल ठंडी हो गई, नीचे वाली दाल क्या होगी, गर्म है ना। अब दोनों को अगर आप घुमाएंगे तो जो ठंडी दाल है वो क्या हो जाएगी, गाढ़ी हो जाएगी, और जो गर्म है वो अपनी पतली बनी रहेगी। कोई चीज ठंडी होकर क्या हो जाती है, सिमट जाती है, सिकुड़ जाती है, गर्म चीज वैसे ही बनी रहती है। तो अब इसी तरह से देखिए, इन्होंने कहा कि जो फिलाम ये जो गैसीय संरचना थी, तो क्या आप लोगों ने शिगार जैसी कंडीशन देखी है, सिगार जैसा, शिगार जो पहले मूवी में दिखाते थे, सिगार जैसे। तो इनका ये कहना है कि
एक सेकंड दीजिए। हाँ, तो इनका ये कहना है कि जब यह गैसीय संरचना ठोस हुई, धीरे धीरे क्या हुई, घूमती रही, अंदर का भाग सापेक्षिक रूप से गर्म बना रहा, बाहर का भाग से ठंडा हो गया, और ठंडा होकर जो बाहरी भाग है, ठंडा होकर जो बाहरी भाग है वह क्या हो गया, इससे अलग हो गया। बाद में इस छल्ले नुमा संरचना में शीतलन और सघन होने के कारण ग्रह बने। यहां पर भी कांट भी यही बात कह रहे हैं, ये भी ये कह रहे हैं। यहां पर इमेज से समझिए, एक से इससे समझिए। ये देखिए, ये कह रहे हैं पहले गैसीय संरचना थी, ये गैसीय संरचना घूम रही थी, इसमें केंद्र का जो भाग है इसका टेम्परेचर ज्यादा बना रहा, बाहरी भाग क्या होगा, ठंडा बना रहा, और बाहरी भाग जब ठंडा बना रहा तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो बाहरी भाग है ये और सघन होते गए, और इन सघन होते हुए भागों के, है ना, तो एक छल्ले नुमा छल्ला जानते हैं, अरे भाई आप कहते हो जो अंगूठी है छल्ले जैसी संरचना है, गोल संरचना है, तो गैस भी क्या होता है, जैसे आप धुआं छोड़ोगे, फिर से वही जो हुक्का पीते हैं वो धुआं छोड़ते हैं तो छल्ले जैसी संरचना बनती है कि नहीं। तो इसी तरह से ये कह रहे हैं कि जो गैस धूल कणों की संरचना थी वह छल्ले नुमा संरचना में कन्वर्ट हो गई, और इस तरह से, एक सेकेंड, इस तरह ये छल्ले नुमा संरचना में कन्वर्ट हो गए, और ये भाग क्या हो गए, आगे चलकर क्या होते गए, सघन होते गए, और इन सघन होते हुए भागों से क्या हुआ, ये जो भाग है ये ग्रह और उपग्रह बन गए, और ये जो भाग गर्म बना रहा यही क्या बन गया, सूर्य बन गया। ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, इसलिए मेरी खोपड़ी मत फोड़िए। और यह कह रहे हैं, ये बात क्या कहना चाहते हैं ये एनसीईआरटी भी नहीं बता रही आपको, ये मैं बता रहा हूं। तो इन्होंने कहा कि मध्यवर्ती भाग क्या बन गया, सूर्य बन गया। बाहरी भाग जो है, जो कि सूर्य के चारों ओर, चूंकि ये जो आंतरिक भाग था ये बड़ा सा भाग था, इसमें आकर्षण था, तो ये जो भाग अलग हो गए, ये सब सूर्य के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से उससे जुड़ गए, और इस तरह से क्या हो गया, ये ग्रह और तारे का एक संरचना विकसित हुई, इसी को बोलते हैं सौरमंडल। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिया निहारिका, और निहारिका को इंग्लिश लैटिन वर्ड में बोलते हैं नेबुला। नेबुला का मतलब है, निहारिका का मतलब है गैसीय संरचना। घूमती हुई इन गैसों ने क्या हुआ, ये अंदर की जो गैसें ही गर्म बनी रही, बाहर की गैसें आगे चलकर ये जो पदार्थ था गैसीय संरचना धूलकण इकट्ठा होता रहा, मैग्नेट वाला एग्जाम्पल हमने दिया, और यह बाहरी भाग, ये जो बाहर वाले पिंड थे ठंडे होकर इसी के चारों ओर परिक्रमा करने लगे, बीच वाला भाग बन गया सूर्य। तो यहां पर इसी कारण आप लिखे हुआ देखते हैं, कई जगह पर आपको मिलेगा कि सौर मंडल की उत्पत्ति निहारिका से हुई है, सौर मंडल की उत्पत्ति निहारिका से हुई है। क्लियर। तो हमने क्या कहा कि यहां पर अभी तक यहाँ पे पढ़ते आए होंगे कि सौर मंडल की उत्पत्ति निहारिका से हुई, आज आप इसको समझ पा रहे हैं। आप समझ पाए कैसे हुई। तो इसी तरह इन्होंने कहा कि बाहरी भाग सूर्य की गुरुत्वाकर्षण के संकेंद्रण होने के कारण, है ना, संकेंद्रण होने के कारण पिंड के रूप में हो गया, और जो केंद्र का भाग था यह, यहां पर क्या हुआ, हाइड्रोजन, यहां पर जो है हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता रहा, और हाइड्रोजन जब हीलियम में कन्वर्ट होता रहा तो इससे क्या होगी, ऊर्जा निकलेगी, और उसी ऊर्जा से क्या हुआ, इस तरह से सूर्य हमें ऊर्जा देता है, और बाकी जो पिंड हैं इससे ऊर्जा या ऊष्मा प्राप्त करते हैं। ये था किसका, ये किसका विचार है, तो यह इमैनुअल कांट का विचार है। और आप देखेंगे तो ये ये लाप्लास का विचार है। तो हमने क्या किया, हमने दो विचार समझे, और दोनों ही विचार कौन से थे, परिकल्पना के रूप में थे। अब यहां पर आप प्रश्न करेंगे कि सर इनके कॉन्सेप्ट में क्या दिक्कत है, तो इनसे ये पूछा गया, एक बात बताओ भाई,
कि आपने कहा पहले गैसीय संरचना थी, इन्होंने कहा ठीक। इनसे कहा गया कि आपने कहा कि गैसीय संरचना में जो है कि जो भाग था, जो बाहर वाला भाग था वो ठंडा होकर ग्रह बना, इन्होंने कहा ठीक। तो इनसे पूछा गया एक बात बताओ, ये बाहर वाला जो भाग ग्रह बना, अंदर वाला भाग जो है कि सूर्य बना, ये कैसे हुआ? जब एक ही जैसे पदार्थ थे तो और इस सूर्य के केंद्र में क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है। तो आखिर जो बाहर वाले भाग जो ग्रह बने, इसमें हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्जन क्यों नहीं रहा? ये भी तारे क्यों नहीं बने, ये ग्रह क्यों नहीं बने? आखिर ग्रह क्यों बने, वो तारा क्यों बना केंद्र वाला भाग? तो इन्होंने कहा क्योंकि बाहर वाला भाग ठंडा हो गया। तो उनसे फिर पूछा गया एक बात बताओ, ठीक बात है कि बाहर वाला भाग ठंडा हो गया, ग्रह बन गया, अंदर का भाग गर्म बना रहा तो तारा बन गया, लेकिन इस तरह से तो तारा भी क्या होगा, कुछ समय बाद ठंडा हो जाएगा। तो इन्होंने कहा हमको नहीं पता। तो इनसे इनसे जब कहा, इन्होंने कहा हमें नहीं पता, तो मान लिया गया कि इनका भी सिद्धांत पूरी तरह से वैज्ञानिक नहीं है, अर्थात एक परिकल्पना के रूप में। क्या है? एक परिकल्पना के रूप में। तो ये तो थे हमारे आरंभिक सिद्धांत। और इसी चीज को देखिए एनसीईआरटी ने कितने ही शॉर्ट तरीके में लिखा है, आपको हम दिखा देते हैं। देखिए, तो 1796 ईस्वी में गणितज्ञ लाप्लास ने इसका संशोधन प्रस्तुत किया, जिसको निहारिका परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ, जो सूर्य की युवा अवस्था से संबंध थे। बाद में 1900 में चैम्बरलेन और मोल्टन ने कहा कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा था। ये सब छोड़ दीजिए, क्या हम लोग अब समझ पाए कि आखिर यह एनसीईआरटी क्या कहना चाहती है? अगर मैंने ये प्रयास ना किया होता कि इस तरह से आपको कट और जो है कि लाप्लास की बात को समझाना है, क्या आप समझ पाए होते? तो आप में से कुछ लोग कहते सर इससे भी अच्छा समझ जाते, और कुछ लोग ईमानदार होंगे तो कहेंगे नहीं सर ऐसे तो नहीं समझते। इसका मतलब ये है कि एनसीईआरटी हमें थोड़ा सा दिमाग लगाकर ये पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, तो अभी यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि सुबह से मैं 2 बार इसी चैप्टर को पढ़ाने का प्रयास कर चुका हूं। तो अभी इसको यहीं पर रोकते हैं। ठीक है, और आगे की जर्नी हम लोग क्या करेंगे, फिर तय करेंगे, कल तय करेंगे। ठीक है, आगे की जर्नी हम लोग कल तय करेंगे। और अभी जो है आपकी जो क्लास है ना, जीएस की क्लास जो है वह 1 बजे से होगी। तो मैं 10-15 मिनट का ब्रेक लूंगा, फिर मैं जीएस की क्लास में आ जाऊंगा। सोचिए आप लोगों का कितना अच्छा है। हमारे साथ टेक्निकल प्रोलाइट चली गई, तो हमें एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो आना पड़ा, पूरा मैटर वैटर सेट करवाना पड़ा, और फिर से देखिए क्लास लेके दूसरे क्लास में आप लोग आराम कर लिए। खैर अच्छी बात है, आप आराम करें भी, आप पढ़ें भी। मिलते हैं अभी दूसरी क्लास में। ठीक है, चलिए इसके आगे की जर्नी कल तय करेंगे। आप में से जिन भाई बहनों ने अभी तक फीडबैक का वीडियो नहीं भेजा है, तो मैं कई बार फीडबैक वीडियो भेजने का नंबर बता चुका हूं, आप चाहें तो भेज सकते हैं। अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, जैसा भी लगा हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।